यह कहानी पूर्ण रूप से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें उपयोग किए गए सभी नाम, पात्र और घटनाएं मेरी अपनी कल्पना पर आधारित हैं। इस कहानी का किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना या अन्य कहानी से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी भी प्रकार की समानता पाई जाती है तो उसे मात्र एक संयोग माना जाए। मैं हूँ आपका भाई दिव्यांशु उपाध्याय और अब शुरू होती है एक नई रहस्यमयी और रोमांच से भरी कहानी। अब तक कहानी में आपने देखा कि वहाँ छुपे हुए लोग जो कि प्लूटो पर शक्तिशाली माने जाते थे, लेकिन किसी के सामने आना पसंद नहीं करते थे। वहाँ इस समय सूर्यवंशी साम्राज्य जो कि विद्युतान सूर्यवंशी ने जीत लिया था, उसके सामने आ गए थे और विद्युतान उनके सामने कोई शर्त रखने वाला था। तो अब आगे मेरे साथ मैं आपका भाई दिव्यांशु उपाध्याय। विद्युतान उनकी तरफ देखता है और उनकी तरफ देखते हुए कहता है, तो मेरी एक शर्त है। इतना कहने के बाद वह सामने की तरफ देखता है और उसकी इस बात को सुनने के बाद सभा में खड़े हुए सभी लोगों की नजर सीधा विद्युतांश के ऊपर हो जाती है और वह सीधे विद्युतांश की तरफ देखने लगते हैं। तभी विद्युतांश वह उनकी तरफ देखता है जो लोग छुपे हुए लोग थे और जो यहाँ पर आए थे। तभी उन्हीं लोगों में से एक जो कि ब्रह्माधिपति 9 रैंक का सितारे का योद्धा था, वह सामने आता है और विद्युतांश के सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है, लीडर क्या शर्त है। तभी विद्युतांश वह गहरी सांस लेता है और उनकी तरफ देखते हुए कहता है, देखिए आप सूर्यवंशी साम्राज्य की सेना में भर्ती हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, और आपके यहाँ पर अच्छे काम का आपको बहुत ज्यादा अच्छा पुरस्कार दिया जाएगा और आपको ऐसे ऐसे साधन प्रदान किए जाएंगे जिससे आपकी शक्तियां जल्दी जल्दी बढ़ने लगेंगी। जैसे ही विद्युतांश यह बात सुनता है, विद्युतांश की इस बात को सुनने के बाद वहां पर खड़े हुए सभी लोगों की आंखों में लालच और एक ऐसी खुशी दिखाई देने लगती है जो कि उनके छुपाए से छुप नहीं रही थी। तभी विद्युतांश वहां एक गहरी और लंबी सांस लेता है और लंबी सांस लेने के बाद कहता है, लेकिन अगर आप में से किसी ने भी गद्दारी करने की कोशिश की तो उसे मैं बहुत बेरहमी से मौत दूंगा, इसलिए जो भी फैसला हो सोच समझ कर लेना। विद्युतांश की इस बात को सुनने के बाद वहां पर खड़े हुए बहुत सारे लोग वहां कांप जाते हैं, क्योंकि उन्होंने विद्युतांश की यह बेरहमी क्रायोन के साथ देखी थी। वह जानते थे कि विद्युतांश बहुत ज्यादा बेरहमी से उतर सकता है जब बात उनके अपनों पर आए। तभी वहां सैनिक वहां एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कुछ सोचने लगते हैं। कुछ समय की देरी के बाद वह सभी विद्युतांश की तरफ देखते हैं और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, ठीक है लीडर, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा ही कीजिए। विद्युतांश उसकी इस बात को सुनता है और उसकी इस बात को सुनने के बाद कहता है, तो ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था, आप सभी लोगों को सूर्यवंशी साम्राज्य की सेना में शामिल किया जाता है। विद्युतांश की इस बात को सुनने के बाद वहां सभी लोग खुश हो जाते हैं और सूर्यवंशी साम्राज्य की सेना के अंदर भर्ती होने लगते हैं। विद्युतांश अपने सिंहासन पर बैठा ही था, तभी उसके सामने एक सैनिक वहां भागते हुए आता है। उसकी इस हरकत को देखने के बाद सभी लोगों का ध्यान उसी पर जाता है। फिर वह अपने सामने खड़े हुए दिव्यांश की तरफ देखता है और उसके कानों में एक बात कहता है। दिव्यांश जैसे ही उस सैनिक की इस बात को सुनता है, वह एक लंबी और गहरी सांस लेता है और वह विद्युतांश के सामने आते हुए कहता है, लीडर एक समस्या हो गई है। विद्युतांश उसकी तरफ गहरी नजरों से देखता है। तभी दिव्यांश वह विद्युतांश की तरफ देखता है और विद्युतांश की तरफ देखते हुए कहता है, हमारे यानी आपके सूर्यवंशी साम्राज्य के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। विद्युतांश जैसे ही उसकी इस बात को सुनता है, वह हंसता है और हंसते हुए दिव्यांश की तरफ देखता है और कहता है, दिव्यांश भाई, यह बात तो हर कोई जानता है कि हर कोई साम्राज्य सूर्यवंशी साम्राज्य के खिलाफ है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। तभी दिव्यांश वह विद्युतांश की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, यह बगावत किसी और ने नहीं बल्कि विजेंद्रपुरी साम्राज्य ने की थी। जैसे ही विद्युतांश उस नाम को सुनता है, उसकी आंखों में गुस्सा दिखने लगता है और उसे वहां अपने सारे पुराने दिन याद आ जाते हैं
किस तरह तक वह यहाँ तक पहुंचा था और उसके साथ किस किसने धोखा दिया और सब कुछ। तभी उसके सामने बैठे हुए वेद मंत्रा, जो कि विजेंद्रपुरी साम्राज्य के रक्षक हुआ करते थे, लेकिन कली का विजेंद्रपुरी साम्राज्य ने साथ दिया, इसलिए वह उससे दूर हो गए थे। वह विद्युतांश की तरफ देखते हैं और विद्युतांश की तरफ देखते हुए कहते हैं, लीडर, उसे मैं खुद हैंडल कर लूंगा। विद्युतांश उनकी तरफ देखता है और उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है, देखिए, मुझे आपकी वफादारी पर कोई शक नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं आप इस मामले से दूर रहें। वेद मंत्रा जैसे ही विद्युतांश की इस बात को सुनते हैं, वह विद्युतांश की तरफ गहरी नजरों से देखने लगते हैं। तभी विद्युतांश उनकी तरफ देखता है और उनकी तरफ देखते हुए कहता है, आपके लिए मेरे पास एक और काम है, क्या आप उसे करना पसंद करेंगे? वेद मंत्रा जैसे ही विद्युतांश इस बात को सुनते हैं, वह अपने सिर को हवा में लाते हैं और विद्युतांश की तरफ देखते हैं। तभी विद्युतांश वहीं पर बैठता है और अपनी नजरें सभा में घुमाता है। वह सभा में घुमाता है तो उसकी नजर अपने सामने खड़े हुए एक व्यक्ति की तरफ पड़ती है। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि विद्युतांश का भाई और उसका सबसे अच्छा दोस्त यानी नागेंद्र था। वह नागेंद्र की तरफ देखता है और नागेंद्र की तरफ देखते हुए कहता है, नागेंद्र। नागेंद्र जैसे ही उसकी इस बात को सुनता है, वह विद्युतांश के सामने आता है और उसकी तरफ देखकर अपने हाथों को पीछे बांध लेता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, हाँ लीडर। अभी विद्युतांश वह नागेंद्र की तरफ देखता है और नागेंद्र की तरफ देखते हुए कहता है, जाओ, अपने साथ 1 या 2 सैनिक और ले जाओ, जाकर पूरे विजेंद्रपुरी साम्राज्य को तबाह कर दो। इस प्लूटो से विजेंद्रपुरी साम्राज्य की तबाही कर दो और वहां पर जाने के बाद वहां के सभी खजाने, तकनीकें और उन प्राचीन गुफा और वहां पर सभी तत्व शक्ति और सभी आत्मीय शक्ति को अपने अधीन कर लो। जैसे ही विद्युतांश का यह हुक्म जारी होता है, सभा में खड़े हुए सभी लोग वहां विद्युतांश की तरफ देखने लगते हैं और वहां पर एक ठंडी ठंडी आवाज चलने लगती है। तभी विद्युतांश वहां सामने की तरफ देखता है और सामने की तरफ देखते हुए कहता है, जो भी सूर्यवंशी साम्राज्य के सामने खिलाफत करेगा, उसको इस जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। यह विद्युतांश सूर्यवंशी का आदेश है। इतना कहने के बाद विद्युतांश वहां अपने सिंहासन से खड़ा होता है और सिंहासन से खड़ा होते हुए कहता है, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से कहा था, मैं जैसा सूर्यवंशी साम्राज्य का रुतबा पहले था, उसी तरह का रुतबा रहेगा। कल मैं सेना बनाऊंगा, सेनापति बनाऊंगा और महलों के सभी अध्यक्ष, महामंत्री, प्रधानमंत्री की घोषणा करूंगा और उसी के हिसाब से सभी लोगों का न्याय होगा। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, तो सब कुछ वैसा का वैसा ही होगा जैसा मैं चाहता हूं, इसलिए सभी लोग तैयार रहें। इतना कहने के बाद विद्युतांश वहां सामने की तरफ देखता है और अपने कक्ष की तरफ चला जाता है। वह अपने कक्ष की तरफ जाता है और कक्ष की तरफ जाते हुए कुछ बड़बड़ाने लगता है और बड़बड़ाते हुए वह कक्ष में चला जाता है। वह अपने कक्ष में पहुंचता है और वहां पर जाने के बाद वह वहीं पर रखी हुई तिजोरी यानी कि सूर्यवंशी साम्राज्य की उस खजाने को खोलता है जो कि उसका था। विद्युतांश उस खजाने को खोलता है तो विद्युतांश देखता है उस खजाने के अंदर बहुत सारी तकनीकें, प्राचीन मंत्रा और अस्त्र शस्त्र बहुत कुछ था जो होने लायक था। विद्युतांश उन सभी तकनीकों को वह अपने हाथों में रखता है और उन्हें अपनी अंगूठी में रख लेता है। अपनी अंगूठी में रखने के बाद विद्युतांश वहां से सब कुछ को खाली कर देता है और आकर अपने बिस्तर पर बैठ जाता है। बिस्तर पर बैठने के बाद वह एक गहरी और लंबी सांस लेता है और लंबी सांस लेने के बाद वह वहीं पर अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। देखते ही देखते रात बीत जाती है और फिर से सुबह होती है। विद्युतांश वहां जगता है और अपनी आंखें खोलने के बाद वह अपने चेहरे को धोता है और कपड़े वपड़े चेंज करने के बाद वह फिर से सभा के लिए निकल जाता है। विद्युतांश जैसे ही सभा के अंदर पहुंचता है तो वह देखता है उसके सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जो कोई और नहीं बल्कि नागेंद्र है, जिसका पूरा शरीर खून से लाल है। तभी विद्युतांश नागेंद्र की तरफ देखता है
और नागेंद्र की तरफ देखते हुए कहता है क्या हुआ। तभी नागेंद्र वहां विद्युतांश की तरफ देखता है और विद्युतांश की तरफ देखते हुए कहता है लीडर, पूरा विजेंद्रपुरी साम्राज्य तबाह कर दिया गया है, प्लूटो से उसका नामो निशान मिटा दिया गया है और यहाँ विजेंद्रपुरी साम्राज्य के लीडर हैं। वहां पर विजेंद्रपुरी साम्राज्य के लीडर वहां अपने घुटनों के पर बैठे हुए थे और उनका सिर नीचे की तरफ झुका हुआ था। विद्युतांश उनकी तरफ देखता है और उनकी तरफ देखते हुए कहता है तो बताइए क्या किया जाए आपके साथ। वहां लीडर विद्युतांश की तरफ देखता है और विद्युतांश की तरफ देखते हुए कहता है अगर तुमने मुझे मारा तो मेरी बेटी तुम्हें जान से मार देगी। इतना कहने के बाद वह लीडर जोर जोर से हंसने लगता है। विद्युतांश उसकी इस बात को सुनता है और अपने सिर को आगे लाते हुए अपने एक कदम को आगे करता है। जैसे ही विद्युतांश का एक कदम आगे होता है, विद्युतांश के कंधे के पीछे से हवा की रफ्तार में कोई टूटता तारा निकलता है जो शू की आवाज के साथ आगे बढ़ता है। कुछ ही पलों में जब लोगों की नजर वहां उस लीडर के पास जाती है तो वहां देखते हैं कि उस लीडर का सिर वहां सूर्यवंशी साम्राज्य की दीवार पर टंगा हुआ है और उसके नीचे दो अस्त्रों वाला यानी दो नोकों वाला त्रिकालंग रखा हुआ है। इस समय वहां सिर त्रिकालंग से टंगा हुआ दीवार पर लटक रहा है किसी तस्वीर की तरह। तभी विद्युतांश वहां उस लीडर की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है सूर्यवंशी साम्राज्य में गद्दारी की सजा मौत है। विद्युतांश की इस बात को सुनने के बाद वहां पर खड़े हुए सभी लोग वहां घबरा जाते हैं और जो लोग नई सेना में भर्ती हुए थे उनके तो अब होश ही उड़ गए थे और वो उनमें से जो भी लोग गद्दारी करने के बारे में सोच भी रहे थे अब उनका इरादा बिल्कुल बदल चुका था। विद्युतांश ने यह सब कुछ जानबूझकर ही किया था क्योंकि विद्युतांश खुद चाहता था कि सभी लोग वहां पर गद्दारी करना बंद कर दें ताकि सूर्यवंशी साम्राज्य फूले और फले। इतना करने के बाद विद्युतांश वहां अपने सामने खड़े हुए नागेंद्र की तरफ देखता है और नागेंद्र की तरफ देखते हुए कहता है जाओ जाकर इनके शरीर का अंतिम संस्कार करो। नागेंद्र वहां विद्युतांश की इस बात को सुनता है और विजेंद्रपुरी साम्राज्य के लीडर के शरीर को लेकर वहां से चला जाता है। तभी विद्युतांश वहां सामने की तरफ देखता है और सामने की तरफ देखते हुए कहता है जैसा कि मैंने कहा था सूर्यवंशी साम्राज्य में जो भव्य और रुतबा पहले था वही भव्य और रुतबा पहले की तरह अब भी रहेगा, इसलिए सभी लोग तैयार हो जाओ। इतना कहने के बाद वह अपने सिंहासन की तरफ बैठता है और सिंहासन पर बैठते हुए वह कुछ नाम लेता है दिव्यांश, बांगड़ू, नागेंद्र और देव। आप चार सूर्यवंशी साम्राज्य के चार स्तंभ हैं यानी चार सेनापति। दिव्यांश भाई देवता सेना आपके हाथों में रहेगी, बांगड़ू भाई महादेवता सेना आपके हाथों में रहेगी, नागेंद्र भाई धर्म देवता सेना आपके हाथ में और देव भाई दुर्ग वेदी सेना आपके हाथों में रहेगी। भाई इतना कहते हुए विद्युतांश वहां सामने की तरफ देखता है। देवता सेना यानी जिसमें सभी योद्धा देवता रैंक के और महादेवता सेना उसमें से कुछ योद्धा देवता रैंक के और कुछ योद्धा ब्रह्माधिपति रैंक के। धर्म योद्धा सेना जिसमें सभी योद्धा ब्रह्माधिपति रैंक के थे और ध्रुव वेदी सेना जिसमें से एक अर्ध सर्वेश्वर, एक सर्वेश्वर और बहुत सारे योद्धा ब्रह्माधिपति रैंक के थे। तभी विद्युतांश हाथ हमको कहता है और कहने के बाद वह अपने फैसले को तैयार करता है। फिर उसके बाद वह कहता है और आचार्य धर्मेंद्र, वायुराज देवता, गुरुदेव, हनुमान, लीडर सुल्तेंद्र और वह सभी लीडरों के नाम देता है जो कि 7 रक्षक थे। आप सूर्यवंशी साम्राज्य के 7 महामंत्री और प्रधानमंत्री होंगे। आप में से आचार्य धर्मेंद्र, वायुराज देवता और गुरुदेव यहाँ मेरे प्रमुख कलाकार यानी महामंत्री होंगे और जो 4 योद्धा बचे हैं वह सब सूर्यवंशी साम्राज्य के प्रधानमंत्री होंगे और आप सभी को आपकी क्षमता के हिसाब से एक नया महल दिया जाता है जो कि सूर्यवंशी साम्राज्य के हिस्से में था। उसकी इस बात को सुनने के बाद सभी लोग अपने सिर को हिलाते हैं। तभी वहां पर खड़े हुए धर्मेंद्र वहां आगे आते हैं और विद्युतांश के सामने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं विद्युतांश लीडर
अगर आपने हमें मुख्य सलाहकार बना ही दिया है तो मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा, सलाह देना चाहूंगा। विद्युतान ऋषि की बात को सुनता है और उनकी बात को सुनने के बाद वह अपने सिर को आगे लाता है। तभी धर्मेंद्र वहां उन 4 सेनापतियों की तरफ देखते हैं और 4 सेनापतियों की तरफ देखते हुए कहते हैं, लीडर आपके हर चारों मित्र बहुत अच्छे हैं और भरोसेमंद हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि धर्म योद्धा सेना देव और दुर्ग वेदी सेना नागेंद्र को दी जाए, क्योंकि नागेंद्र एक जाना माना लीडर है और वह क्षमता और गुणवान भी है आपकी तरह, जबकि देव वहां गुस्से में रहता है हमेशा और हर किसी को मारने के इरादे से रहता है। अगर उसके हाथ में दुर्ग वेदी सेना ऐसी महासेना दी गई तो वह कुछ भी कर सकता है। धर्मेंद्र की बात को सुनने के बाद वहां पर खड़े हुए सभी लोग वहां धर्मेंद्र की इस बात को सुनने लगते हैं और बहुत सारे लोग इस पर हाँ में सिर उठाते हैं। तभी विद्युतांत वह अपनी नजर देव की तरफ देखता है। देव खुद इस बातों में अपने दिल को हाँ में ला रहा था। तभी वह विद्युतांत की तरफ देखता है और विद्युतांत की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ आचार्य सत्य कह रहे हैं, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा पाऊंगा। फिर विद्युतांत वह कुछ सोचता है और अपने सिर को हाँ में लाते हुए कहता है, तो ठीक है। जैसा कि आचार्य ने कहा, दुर्ग वेदी सेना आज से नागेंद्र के पास और धर्म योद्धा सेना आज से देव भाई के पास होगी। इतना कहते हुए वहां सामने की तरफ देखता है। देव जैसे ही इसकी बात को सुनता है वह विद्युतांत की तरफ दौड़ने लगता है और उसकी इस हरकत को देखने के बाद सभी लोग वहां उसे देखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उसे रोकने की हिम्मत ही कर रहे थे, कहीं वह विद्युतांत को हानि ना पहुंचा दे। तभी विद्युतांत उन सबको हाथ से रोकता है। देव तुरंत जाता है और विद्युतांत को अपनी गले से लगा लेता है। जैसे ही देव का भारी शरीर विद्युतांत को गले से लगाता है, विद्युतांत की हड्डियां चटक चटक की आवाज से चटकने लगती है। तभी विद्युतांत वहां दबी हुई आवाज में कहता है, ए भाई अब क्या जान निकाल कर मानोगे, छोड़ो मुझे। विद्युतांत की बात को सुनने के बाद सभा में खड़े हुए सभी लोग वहां जोर जोर से हंसने लगते हैं और देव भी अपनी बेवकूफी पर अपने सिर को खुजाने लगता है। तभी विद्युतांत वहां सामने की तरफ देखता है और सामने की तरफ देखते हुए कहता है, और जैसा कि मैंने कहा था। इतना कहने के बाद वहां अपने हाथ को आगे करता है। आगे करते हुए उसके हाथों में वहां सभी प्राचीन मंत्राएं और वहां सभी तकनीकें और वहां खजाने आ जाते हैं जो सूर्यवंशी साम्राज्य की थी और वो भी खजाने आ जाते हैं जो वीरेंद्रपुरी साम्राज्य को जीत कर नागेंद्र ने उसे दिए थे। विद्युतांत उन सभी खजानों में से प्राचीन मंत्राओं में से कुछ अच्छी मंत्राओं को अपने लिए छांट कर रख लेता है और बहुत सारी मंत्राओं को वहीं पर खड़े हुए सैनिकों में बांट देता है। बांटने के बाद वह नागेंद्र की तरफ देखता है और नागेंद्र की तरफ भी 2 मंत्राएं भेजता है और नागेंद्र की तरफ 2 मंत्राओं को भेजते हुए कहता है, ये लोग। नागेंद्र जैसे ही उसकी जिन दोनों मंत्राओं को हासिल करता है, नागेंद्र के चेहरे पर एक खुशी आ जाती है, क्योंकि नागेंद्र के पास कोई भी प्राचीन मंत्रा नहीं थी जिसे वह इस्तेमाल कर सके। तभी विद्युतांत वहां नागेंद्र की तरफ देखता है और नागेंद्र की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे अब अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना है ताकि मैं सर्वेश्वर रैंक से आगे पहुंच सकूं। अभी मैं महारथी सर्वेश्वर हूँ, मुझे चरम का सर्वेश्वर योद्धा बनना होगा। इतना कहने के बाद विद्युतांत वहां की तरफ देखता है और अपने सिर को आगे लाता है। इसके बाद वह उन सभी की तरफ देखता है और उन्हीं सभी की तरफ देखते हुए कहता है, जैसा कि मैंने कहा था, अनंतपुर साम्राज्य में यह संदेश भिजवा दिया जाए कि विद्युतांत सूर्यवंशी वह अपने दोस्त नागेंद्र के विवाह का प्रस्ताव उनकी बेटी अनंत्या यानी यशोदा के लिए लेकर आ रहे हैं। विद्युतांत की बात को सुनने के बाद वहां पर छाती चौड़ाए हुए खड़ा नागेंद्र, उसका चेहरा अब शर्म से लाल हो जाता है और वह अपने सिर को नीचे झुका लेता है। नागेंद्र की हरकत को देखने के बाद वहां पर खड़े हुए सभी लोग वहां नागेंद्र पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। सभी लोग जोर जोर से हंसी रहे थे। तभी विद्युतांत वहां नागेंद्र की तरफ देखता है और उसके पास जाते हुए कंधे पर हाथ रखता है और उसे पूरी सभा के सामने गले लगाते हुए कहता है, नागेंद्र तुम मेरे एक अच्छे दोस्त नहीं बल्कि मेरे भाई से बढ़कर हो। अगर मैं अपने आचार्य की सिवा किसी और पर विश्वास करता हूँ तो वो सिर्फ तुम हो।
इतना कहने के बाद वह उसे गले से लगाए रखता है। कुछ देर बाद वह दोनों गले से अलग होते हैं और विद्युदान वहां अपने कक्ष में जाकर रहता है और शनि की तरफ देखते हुए कहता है, जाओ यहाँ खंडेर भेज दिया जाए। इतना कहने के बाद वह वहां पर बैठ जाता है। विद्युतांश जी वहां पर बैठते ही सभी लोग वहां इधर उधर होने लगते हैं और विद्युतांश भी अपने कक्ष में पहुंच जाता है। विद्युतांश अपने कक्ष में पहुंचता है और सामने की तरफ देखता है और सामने की तरफ देखते हुए कहता है, जा आ रहा हूं मैं तुम्हारे पास। बिना कहने के बाद वह कुछ सोचने लगता है। विद्युतांश वहां पीछे की तरफ देखता है तो वह देखता है कि वहां पर 5 औरतें खड़ी हुई थी जिन्होंने बहुत अच्छी और सुंदर लिबास पहने हुए हैं। उनका इतने गहनों से वह सजी हुई है। वह पांचों की पांचों इतनी ज्यादा खूबसूरत और प्यारी दिख रही है कि विद्युतांश वह किसी तरह से अपने ऊपर काबू पाए लेगा। विद्युतांश का चटा जुड़ा भाई वह जिन सांकरों में बंद था वह छटपटाने लगता है और वह अपनी सांकरों को खींचते हुए बाहर निकलने की कोशिश करते रहता है। वह इस समय उसके ऊपर कड़ी हुई आत्मा को खत्म करने वाली तलवार से भी नहीं डर रहा था। वह विद्युतांश के शरीर में जोर जोर से चिल्लाता, अरे मुझे बाहर निकालो, मुझे अंदर नहीं रहा जाएगा, मुझे बाहर निकालो। इतना कहते हुए वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। तभी विद्युतांश वहां उन पांचों की तरफ देखता है और उनकी तरफ देखते हुए कहता है, लाजवाब। विद्युतांश की बात को सुनने के बाद वह पांचों विद्युतांश के ऊपर नीचे की तरफ देखने रहती है। तभी विद्युतांश वहां अड़बड़ाता है और उन्हीं की तरफ देखते हुए कहता है, अरे तुम लोग इतनी सजी धजी कैसे डूल रही हो, क्या बात? तभी वह पांचों विद्युतांश की तरफ देखती है और विद्युतांश की तरफ देखते हुए कहती है, नागेंद्र के विवाह का प्रस्ताव दे दिया भेज किया गया है और अनंत नगर के महाराज वह स्वयं अपनी स्त्री को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। इसलिए हम तैयार हो रहे हैं ताकि उन्हें लगे कि यहाँ सूर्यवंशी साम्राज्य का कुछ बात है। विद्युतांश उनकी बात को सुनता है और अपने सिर को हिलाता है और उनकी तरफ ऊपर से नीचे की तरफ देखता है। विद्युतांश उनकी तरफ देखता है और आगे बढ़ने लगता है और फिर उनसे कहता है, तो जाओ जाकर तैयारियां करो, महल को सजा दो। इतना कहने के बाद वह उस महल को सजा देता है। देखते ही देखते कुछ समय बीतता है। वहां पर अनंतपुर साम्राज्य का महाराज आ जाता है। यशोदा का विवाह नागेंद्र से हो जाता है। दोनों का सब कुछ हो जाता है और दूसरे दिन जब उनका विवाह होके फ्री हुए थे तो दूसरे दिन नागेंद्र वहां सभा में आता है। तभी विद्युतांश वहां नागेंद्र की तरफ देखता है और नागेंद्र की तरफ देखते हुए कहता है, नागेंद्र, मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए कुछ समय के लिए सूर्यवंशी साम्राज्य को छोड़कर जा रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सूर्यवंशी साम्राज्य का ख्याल तुम रखो और सूर्यवंशी साम्राज्य पर आने वाले हर खतरे का डटकर सामना करो और सूर्यवंशी साम्राज्य को बुलंदियों पर पहुंचाओ। मैं नहीं जानता कि जब तक मैं लौटूंगा तब तक कितना समय हो चुका होगा। इतना कहने के बाद वहां नागेंद्र की तरफ देखता है। नागेंद्र भी इस बात को सुनता है और इस बात को सुनने के बाद वह अपने सिर को आमे लाता है। फिर वह अपने सिर को आमे लाने के बाद वह वहीं पर सिंहासन के पास जाता है और सिंहासन के बगल में रखे हुए अपने सिंहासन के ऊपर बैठ जाता है। फिर विद्युतांश वहां अपने कक्ष के पास जाता है। विद्युतांश वहां पर पहुंचते ही रोजिका, नैना, देविका, माधवी और प्रिया वहां विद्युतांश के पास आते हैं। तभी विद्युतांश वहां उन पांचों की तरफ देखता है और उनकी तरफ देखते हुए कहता है, तो ठीक है, तुम लोग अपना अपना ख्याल रखना। इतना कहने के बाद विद्युतांश उन सभी की तरफ देखता है और फिर वह पलट कर रोजिका को गले से लगा लेता है। रोजिका को गले से लगाने के बाद वह मृजिका के सिर के ऊपर हाथ रखता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तू अपना और हमारे बच्चे का ख्याल रखना। इतना कहने के बाद वह उसे छोड़ देता है। फिर विद्युतांश वहां से जाने वाला होता है तो वह देखता है कि वह चारों बीच से आकर गले लगे हैं। विद्युतांश पहले तो उनके हरकत से हड़बड़ाता है लेकिन फिर वह शांति से कुछ सोचता है। उनसे हुए मन ही मन कहता है, मैं बहुत ही जा रहा। इतना कहने के बाद वह उन पांचों को गले लगा लेता है और इसके बाद वह अपने महाअस्त्र को बुलाता है। वह महाअस्त्र को बुलाता है तो देखता है कि वह महाअस्त्र कुछ जगमगा रहा है, यानी कि वह विद्युतांश से कुछ कहना चाहता है।
विद्युतांत वहां तरफ को पकड़ता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ? तभी महाअस्त्र का तीसरा हिस्सा जो कि टूट रहा था वहां जगमगाने लगता है। इसका मतलब साफ साफ समझ में आ रहा था कि महाअस्त्र अपने तीसरे हिस्से को जो कि रुद्रदेव के पास था उसे पाना चाहता था। विद्युतांश उसकी तरफ देखता है और एक लंबी और गहरी सांस लेने के बाद कहता है, मित्र तुम चिंता मत करो, हम जल्द से जल्द तुम्हारे उस हिस्से को पा लेंगे। इतना कहने के बाद विद्युतांश वहीं पर पितालोक का दरवाजा खोलता है और पितालोक के अंदर जाने के बाद, भाई पितालोक को बीच में मैंने पाताल लोक भी कहा था, तो भाई आप लोगों को जैसे समझ में आए उसी तरीके से रख लो, या तो पाताल लोक समझो या अपने पितालोक समझ लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वहाँ पाताल लोक का दरवाजा खुलता है और उसके अंदर चला जाता है। उसके अंदर जाने के बाद वहाँ स्वर्ण जयंती नदी जो कि वहां पर बह रही थी उसके अंदर जाता है और जाने के बाद वह वहां पर देखता है कि वहां पर वितराज और अग्नि वहां पहले से बैठे हुए हैं। तभी विद्युतांत उन दोनों की तरफ देखता है और उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है, आपसे मुझे एक बात पूछनी है। वितराज विद्युतांत की तरफ देखता है और विद्युतांत की तरफ देखते हुए कहते हैं, हाँ बताओ। तभी विद्युतांत उनकी तरफ देखता है और उन दोनों की तरफ देखते हुए पूछता है, आप लोगों ने मुझसे मना क्यों किया जब मैं आपको अपना प्रधानमंत्री बना रहा था? तभी वितराज और अग्नि वहां एक दूसरे की तरफ देखते हैं और हंसते हुए विद्युतांत से कहते हैं, हमने तुमसे मना इसलिए किया था लड़के, क्योंकि हम लोग किसी राज्य में नहीं रहना चाहते, हम लोगों को खुला रहना पसंद है और हम लोगों को अपनी शक्तियों पर बढ़ाने पर ध्यान देना है। शायद तुम अभी तक जान रहे हो कि कितना बड़ा खतरा आने वाला है। अगर वहां खतरा आया तो ऐसी तबाही आएगी जिसकी तुमने कभी सोचा भी ना हो। विद्युतांत उसी की इस बात को सुनता है और इस बात को सुनने के बाद वह अपने सिर को हामिल आता है। फिर वह अपने सिर को हामिल आने के बाद उन लोगों की तरफ देखता है और उन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है, वो तो है, मालूम नहीं कि प्रलय राज्य का क्या होगा। इस समय तेरे में से 12 आयाम वह शैतानों के हाथ में है, क्योंकि विद्युतांत ने सूर्यवंशी साम्राज्य को जीत कर उस पर अपना पंचम लहरा दिया था। इसका मतलब साफ था तो वहां से विद्युतांत ने बुराई का आधिपत्य हटा दिया। तभी वहां उन विद्युतांत की तरफ देखते हैं और विद्युतांत की तरफ देखते हुए कहते हैं, हाँ लड़के, ये तो तुमने सत्य कहा। विद्युतांत उनसे कुछ समय तक बात करता है और वहीं पर जाकर बैठ जाता है। विद्युतांत वहां पर जाकर बैठता है और अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। विद्युतांत वहां पर ट्रेनिंग में लग जाता है। तभी विद्युतांत के पास खड़े हुए अग्नि और वितराज भाई एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहते हैं, इस लड़के के ऊपर इतनी जिम्मेदारी आ गई कि क्या कहे, लेकिन मुझसे जाते जाते महान नित्य देव ने यहाँ कहा था कि जो भी होगा इस लड़के के हाथों से ही होगा। अब हमें पितालोक यानी पातालोक से बाहर निकलना होगा और इस लड़के के बेटे यानी त्रियांश की रक्षा करनी होगी। अगर त्रियांश गलत हाथों में लगा तो बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। भाई कहानी को बीच में रोकने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। भाई इस स्टोरी को बनाने में मेहनत लगती है यार। आप लोगों को अगर ये अच्छी लगती है तो आपको एक सब्सक्राइब ही तो करना है। इसमें कौन सा आपका पैसा जा रहा है, आप तुरंत नीचे सब्सक्राइब करके उसे ऑल कर दो, बस हो गया काम। भाई बस बहुत मेहनत लगती है यार, आप लोग भी जानते हैं। प्लीज़ यार मेरी बात को समझो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। बिना बकवास के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मैं आपका छोटा भाई दिव्यांश उपाध्याय। उन दोनों की इस बातों को नहीं सुन पा रहा था क्योंकि वह इस समय अपनी साधना में लीन था। तभी अग्नि वह विसराज की तरफ देखते हैं और विसराज की तरफ देखते हुए कहते हैं, हाँ महान नित्य देव और अदिति देव वे फिजूल में नहीं गड़ेंगे। इसका मतलब साफ है कि अगर श्रेयांश अगर गलत हाथों में लगा तो एक तो यह लड़का टूट जाएगा और दूसरा अगर उस कली ने श्रेयांश के शरीर के ऊपर काबू किया तो वह बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। अब वह महारथी सर्वेश्वर योद्धा है, अगर उसने श्रेयांश के शरीर के अंदर काबू कर दिया तो मौदाही वापिस दही पर पहुंच जाएगा। इतना कहने के बाद वह दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक लंबी और गहरी सांस लेने के बाद
वह विद्युतांत की तरफ देखते हैं और विद्युतांत की तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम अपनी शक्तियों पर ध्यान दो और हम तुम्हारे राज्य पर। इतना कहने के बाद वह दोनों पिता लोग का दरवाजा खोलते हैं और वहां से बाहर चले जाते हैं। वहीं इन सब बातों से अनजान विद्युतांत को अपनी ट्रेनिंग में लीन था और वह अपनी ट्रेनिंग में अपनी शक्तियों पर ध्यान दे रहा था। तो क्या होगा कहानी के अगले भाग में? क्या विद्युतांत किस रैंक पर पहुंच के निकलेगा बाहर, और विद्युतांत बाहर जाएगा तो क्या कुछ अजीब होने वाला है, या फिर विद्युतांत के पास आने वाली है कोई ऐसी खबर जो शायद विद्युतांत को हिला दे? और क्या विद्युतांत का बेटा श्रेयांश वहाँ है किसी और मुसीबत में? जानने के लिए बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल दिव्यांशु स्टोरी वर्ल्ड पर। मैं आपका छोटा भाई दिव्यांशु उपाध्याय। धन्यवाद।